यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम लोग 501 से लेकर 550 तक हम लोग जो है कि क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें या तो एकदम मत देखें। यदि देखने की यदि लालसा है, यदि आप देखना चाहते हैं और अपना भविष्य में जो है कि यूजीसी नेट में आपका यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। संक्षेप में देखने से आपका कोई लाभ हो सकता नहीं है। तो या तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और नहीं तो इस वीडियो को देखना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देख के अपना समय बर्बाद करिएगा, उससे अच्छा है कि आप दूसरा कुछ देख लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि यूजीसी नेट के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है, प्रीवियस का जो है कि क्वेश्चन को देखना समझना ज़रूरी है, तो इसको पूरा देखें। और हम आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलते हैं, सब्सक्राइब करने की इच्छा है तो करें, लाइक करने की इच्छा है तो करें, नहीं करने की इच्छा है तो मत करें। लेकिन यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसको क्या करना है कि पूरा देखिए, एक बार पूरा देखिए, उसके बाद आप इसको 2x में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को जो है कि धीरे मोशन में देखें, आपको इच्छा करे तो इसको 2x में देखें, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। या तो फिर इसको जो है कि आप संक्षेप में देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और यदि वीडियो पूरा देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार आप जो है इसको संक्षेप में जल्दीबाजी में यदि देखना चाहें तो भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन पहली बार इस वीडियो को पूरा देखना आपको लाभदायक होगा। और कम देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, 2 मिनट देखिएगा, तो इससे आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप फैसला कर लीजिए कि आपको वीडियो देखना है या नहीं देखना है। यदि नहीं देखना है तभी ही छोड़ दीजिए, फालतू का हो जाएगा, आपके लिए समय बर्बादी हो जाएगा। यदि आप वीडियो थोड़ा सा देख के छोड़ रहे हैं, इससे आपका समय बर्बादी होगा, इससे ज़्यादा कुछ और फ़ायदा नहीं होगा। और यदि आपको पूरा देखना है तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह पूछा गया था और किस तरह से पूछा जा रहा है उस चीज़ को समझ पाइएगा। तो आपको देखना है तो पूरा देखिए, अन्यथा जो है कि इसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। आज जो है 501 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 501 क्या लिखा हुआ है। एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको कूट में आंसर करना है। तो 1 नंबर में आपको लिखा है अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य लेखन, 2 वर्तमान साहित्य की समीक्षा, 3 प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, 4 प्रारूप का पुनरीक्षण। यहाँ पर कूट दिया है A, B, C और D, उसमें से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला कूट में क्या है। A नंबर में 1, 2 और 4, B में है 2, 3 और 4, C में है 1, 2, 3, 4, डी में है आपका 1, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया, यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो जून 2015 का ये सवाल है प्रीवियस ईयर का, और इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर 501 का जो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। पहले 1, 2, 3 और 4 आपका जो है सही। अब इसकी हम लोग थोड़ी सी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है। प्रश्नावली गुड और हॉट 1952 के अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक प्रारूप का पत्रक का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। क्लियर 1978 में प्रश्नावली का अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राय ऐसे किसी भी यंत्र के लिए प्रश्नावली का शब्द का व्यवहार किया जाता है जिससे ऐसे प्रश्न पद होते हैं जिसके लिए व्यक्ति स्वयं उत्तर प्रस्तुत करता है। यद्यपि प्रश्नावली और अनुसूची दोनों पदों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, फिर भी प्रश्नावली का संबंध अधिकांश एक स्वप्रकाशित यंत्र से रहता है जिसमें बंद या चिन्हित विकल्प प्रश्न एक रहते हैं। प्रश्नावली का उपयोग पदार्थ संकलन की सूचना संकलन के लिए ही लिया जाता है। प्रश्नावलियों का उपयोग निरीक्षण विधि और साक्षात्कार विधि के साथ पूरक विधि के रूप में किया जाता है। प्रश्नावलियों का उपयोग सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नावली का उपयोग मतों, अभिवृत्तियों और रुचियों के अध्ययन में भी किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 502 उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्न में से किसके लिए उपयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों को चयन के लिए, बी सीखने वाले के सबल दुर्लभ पक्षों के पहचान के लिए, सी शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा को मूल्यांकन के लिए, डी किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा को मूल्यांकन के लिए। ये क्वेश्चन आपका जून 2015 यूजीसी नेट में पूछा गया। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं।
उपलब्धि परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से निम्न उपदेशों की दृष्टि से किया जाता है। तो क्या क्या से थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। या आकलन विद्यार्थियों के किसी भी इकाई में सफलता प्राप्त करने संबंधी जरूरी पूर्वी परीक्षी कौशल मौजूद है या नहीं, या फिर यह जानना कि क्या योजनाबद्ध शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं। 2 नंबर में विद्यार्थी के अधिगम को मॉनिटर करना और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को दूर विद्यार्थियों और शिक्षकों के दोनों के लिए नियंत्रण प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। 3 विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, चाहे वे अस्थायी हो अथवा आवर्ती। और 4 ग्रेड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 503 में देखते हैं। 503 में लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या होता है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था क्या होता है। 1 नंबर, ये इसको कूट में आंसर करना है। 1 में दिया आपका ये अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। 2 यह प्राप्तांकों को ग्रेड में प्रस्तापित करता है। 3 यह छात्र के प्रत्येक पहलू को मूल्यांकन करता है। 4 यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। इसका आपका 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में है 1 और 2 4, बी में आपका 1 2 और 3, सी में आपका 2 3 और 4 और डी में आपका 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देखते हैं। ये आपका जो है 2015 में पूछा गया है यूजीसी नेट में। अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय में मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तित्व का विकास संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात इसे अधिक व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और छात्रों की क्षमता और उनकी कमियों को बार बार बताता है, ताकि उन्हें अपने आप को समझने और सुधारने का बेहतर अवसर मिलता है। मतलब कमी और खामियां और जो बता रहा है तो उसमें आपको जो क्या करना है, सुधरने का मौका मिलता है। यह शिक्षकों के प्रति पुष्टि उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी शिक्षण संबंधी कार्य नीतियों में सुधार कर सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 504 में पहुंच चुके हैं। 504 में क्या है, 504 नंबर क्वेश्चन को यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। ए, वे निबंध प्रश्न वाले प्रश्नों की तुलना में कम प्रतिपुष्टि है। बी, वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। सी, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। डी, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये आपका जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पर आपको व्याख्या में लिखा है या बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक प्रतिपुष्टि होते हैं। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 505 में हम लोग आ गए हैं। 505 में क्या लिखा हुआ है, 505 में आपका लिखा है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। विद्यार्थियों द्वारा जो शिक्षक का जो मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य यहाँ बताना है। तो 1 में लिखा है विद्यार्थी कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। 2, शिक्षक के शिक्षण कार्य की गंभीरता से लेने का संदेश देना। 3, शिक्षक की नवीन विधियों अपनाने के में शिक्षक की सहायता करना। और 4, आपका शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार क्षेत्रों में पहचान करना। तो इसको जो आपको कूट में आंसर करना है तो यहाँ पर कूट ए नंबर में आपका दिया है 2 3 और 4 सही है। बी में आपका दिया है 1 2 और 3 सही है। और बाकी जो बच गया यहाँ दिया है। तो सी में आपका है केवल 1 सही है। और डी में आपका दिखा है 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। बी में क्या लिखा है आपका 1 नंबर जो है सही है, 2 नंबर सही है और 3 नंबर जो आपका सही है ना। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर आपका जो है सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही। 1 में क्या लिखा है, 1 में लिखा है विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। मतलब विद्यार्थी की जो कमजोरी है उसके बारे में हम लोग क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को मतलब उसकी जानकारी एकत्र करना चाहिए। 2 में लिखा है कि आपका शिक्षक का शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना। और 3 में आपका शिक्षक की नवीन विधियों अपनाने के शिक्षकों की सहायता करना। ये चीज़ आपका ये 3 आपका जो है कि सही हो जाएगा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, है ना। क्या है, मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि अवधिया है। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक को मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य दिए गए प्रश्न के विकल्प 1 2 और 3 जो है सही। यहाँ पर हम लोग को जो है अब क्वेश्चन नंबर 506 में है आपका 2 सेट दिया है, सेट 1 और सेट 2, और ये दोनों को जो मिलाना है तो इसको हम लोग डायरेक्ट व्याख्या में मिलाते हैं, है ना। ज़्यादा समय को जो है
योजना करते हुए कम समय में अच्छा काम करने का काम करिए। तो यहाँ पर देखिए रचनात्मक मूल्यांकन सेट 1 और सेट 1 मान लीजिए, सेट 2 मान लीजिए, और दोनों को जो है आपस में जो है मिलाना है। वहाँ पर यदि रखते हैं तो वहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ के बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका देखिए क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन आपका प्रश्नोत्तरी और चर्चा हो जाएगा। संकल्पात्मक मूल्यांकन आपका अंतिम अधिगम परिणामों की श्रेणी हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका नियमित तत्व के साथ संज्ञात्मक सत्संज्ञात्मक पहलुओं के मूल्यांकन हो जाएगा। और डी में आपका था मानक और निष्कर्ष संबंधित मूल्यांकन आपका जो है क्या हो जाएगा, किसी समूह और कुछ संबंधित मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर परीक्षण और उसकी व्याख्या हो जाएगा। ये आपका जो हो गया। अब हम लोग का जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या दिया है, 507 में अभिकथन है। तो हम लोग पढ़ते हैं। अभिकथन ए में आपका लिखा है ऋणात्मक मूल्यांकन अधिगम की त्वरित बनता है। आर में बताया गया संकल्पात्मक मूल्यांकन की तुलना में ऋणात्मक मूल्यांकन की अधिक विश्वसनीय है। तो ये हम लोग अब इसका कूट में आंसर करना है। तो कूट में यदि आंसर करना है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ए सही है किंतु आर जो है क्या है, गलत है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। ये 2017 में पूछा गया था। ऋणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं, इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। अतः इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों को जानकारी देना, जिससे वे अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को जानकर अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया सुधार सके। मतलब विद्यार्थी को ये समझ लें कि उसकी क्या कमजोरी और क्या जो है कि मतलब अच्छा है, वो चीज़ समझ में अपना जो है कि काम कर सकता है। इस प्रकार का अधिगम सीखने की गति को तय करता है। इस प्रकार आपको क्या है, सीखने की गति को बढ़ाता है। जबकि सनातन मूल्यांकन का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि एक विशेष अवधि पूर्ण होने पर शैक्षणिक उद्देश्यों को किस मात्रा में प्राप्त कर लिया गया है। इसका प्रयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्रों के समझ तुलना करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार दोनों के मूल्यांकनों के उद्देश्य अलग अलग हैं एवं दोनों ही समान रूप से विश्वसनीय हैं। ये आपका व्याख्या हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 508 पूछते हैं। नीचे दिए गए मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको ऋणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर चुनिए। तो कूट में आपका जो आंसर करना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो है कि ए में दिया है शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। बी में आपका कहा गया शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। सी में आपका लिखा गया शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। डी में आपका लिखा गया है शिक्षक कक्षा में छात्रों को संदेहों को स्पष्ट करता है। ई में आपका लिखा है छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर विभागों को रिपोर्ट किया जाता है। और पार्ट आपका जो है कि ऐप में लिखा है शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। यहाँ पर आपको कूट में आंसर करना। ए में आपका है, ए में आपका क्या दिया है, बी डी, और एफ बी में दिया है ए बी, और सी आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर आपका है। तो बाकी ऑप्शन में क्या है, बी सी डी, ऑप्शन सी। डी ऑप्शन में ए सी और डी दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये वाला सही हो जाएगा। मतलब बी डी और एफ जो है आपका सही है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या को क्या लिखा हुआ है, आकलन 2 प्रकार के होते हैं। जो आकलन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ऋणात्मक आकलन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। ऋणात्मक आकलन में कई लोगों द्वारा सीखने का आकलन भी कहा जाता है। नकारात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं का नियम है। पहला क्या है ऋणात्मक में, देखिए ऋणात्मक मूल्यांकन में छात्रों की रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति की मदद करता है। 2 है ऋणात्मक मूल्यांकन के शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतक्रिया करने के बाद सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देता है। और 3 में आपका लिखा गया ऋणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है। 4 में है शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। 5 में आपका ऋणात्मक मूल्यांकन में छात्रों को आगे चलते रहने और सीखने की प्रगति के मार्ग को बनाता है। और 6 में आपका यह नैदात्मिक और सुधारात्मक है। 7 में आपका यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान है। 8 में आपका यह छात्रों के स्वयं सीखने के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 509 में पहुंच गए हैं। क्या लिखा है, नीचे दिए गए शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त ऋणात्मक और संज्ञात्मक मूल्यांकन की प्रक्रियाओं की रचनात्मक विशेषता दी गई है। तो यहाँ पर आपका जो है
ये कूट में आंसर करना है। तो ए में आपका लिखा है इनका उपयोग अधिगम मानकों के निर्धारण में किया जाता है। बी में आपका लिखा है इसका उपयोग क्षमता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। सी में आपका लिखा है इसका उपयोग शिक्षकों के विद्यार्थियों तथा संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और डी में आपका जो है डी ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नहीं, ये आपका जो कूट में आंसर करना है। तो डी में क्या लिखा है इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। ई में आपका लिखा है मूल्यांकन अपनी प्रकृति में औपचारिक तथा अनुरचनात्मक घटित होता है। एफ में आपका लिखा है यह शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को सहभागिता पर आधार करता है। इसका आंसर हम लोग क्या करना है, कूट में इसका आंसर करना है। तो कूट में आंसर करना है तो चार आपका जो है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जो है कि आपका सही होगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन में ए, बी और सी दिया है, बी नंबर का ऑप्शन में बी, सी और डी दिया है, सी नंबर का ऑप्शन में ए, सी और ई दिया है और डी नंबर का ऑप्शन में बी, डी और एफ दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखना है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। बी, डी और एफ जो आपका क्या है, सही है। ये 2018 में यूजीसी नेट द्वारा जो है पूछा गया था सवाल है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है, निरात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रक्रिया के दौरान उसका मूल्यांकन किया जाता है, जबकि संज्ञानात्मक मूल्यांकन के तहत प्रक्रिया की समाप्ति के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई और उस कमी को जानकर सुधार किया जाता है। यदि किसी प्रकार का कोई कमी रहता है तो उस कमी को पहले जानना है और फिर उस कमी को क्या करना है, सुधार करना है। शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त ऋणात्मक और संकलात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं का रचनात्मक विशेषता निम्न है। तो यहाँ पर जो है विशेषताएं दिया गया, तो देखो इसको पहले। तो इसका उपयोग क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। डी, इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि के लिए किया जाता है। यह शिक्षक तथा विद्यार्थियों दोनों की सहभागिता पर आधारित होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 510 में पहुंच गए हैं। 510 में क्या दिया गया है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रवृत्तियां निरात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी, अपना उत्तर कूट में चयन कीजिए। ए नंबर, परीक्षा सत्र आयोजित करना। 2, शिक्षणोत्तर सत्रों की बहुविकल्पिक प्रकार के प्रश्न देना। 3, प्रभुत्व परीक्षण करना। 4, चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। 5, प्रासंज्ञात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन करना। और 6, पंच पदीय स्केल पर छात्रों का निष्पादन की ग्रेडिंग करना। ये आपको जो है कि यहाँ पर सारा ये लिखा हुआ और इसको आंसर आपको करना है कूट में। तो यहाँ पर 4 प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। उसमें से एक ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 1, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4, 5 और 6। तो ये जो है क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है और इसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर ही का सवाल है, 2018 का है। तो 2018 का सवाल है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और उसमें से आपका जो है ए नंबर आपका क्या है, सही है। मतलब 1, 4 और 5 आपका सही होगा। और हम लोग व्याख्या को देखते हैं। निम्नलिखित प्रतियों निरात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी। परीक्षा सत्र का आयोजित करना, चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, प्रासंज्ञात्मक चिंतन के लिए अवसर संवर्धन करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 511 में आ गए हैं। 511 का क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर करेंगे और 511 का क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है कि 511 का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कोई माप किस सीमा तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है, इसके पालन की एक विधि में निम्नलिखित में से किसका परिकलन किया जाता है। ऑप्शन ए, विषय वस्तुता। बी, प्रयोगात्मक पूर्वधारण। सी, परीक्षण पूर्ण परीक्षण विश्वसनीयता। और डी आपका मांग अभिलक्षण। ये जो 2018 में जो सवाल पूछा गया था यूजीसी नेट का, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, कोई माप की सीमा तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है, इसके मापन की एक विधि परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने के परीक्षण पुनः परीक्षण विधि सर्वाधिक सरल एवं स्पष्ट विधि है। इस विधि का परीक्षण को 2 बार छात्रों के किसी समूह को प्रकाशित किया जाता है, जिससे प्रत्येक छात्र के लिए 2 प्राप्त हो जाते हैं। परीक्षण के प्रथम प्रशासन तथा परीक्षण के द्वितीय प्रशासन से प्राप्त अंकों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कर ली जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चले गए हैं,
512। यदि आपको स्पीयरमैन के रो का परिकलन करना हो तो आप किस प्रकार के आंकड़े प्रविष्ट करेंगे? ऑप्शन ए वास्तविक मान, बी रैंक, ऑप्शन सी दो भाजी आंकड़े, ऑप्शन डी नामिक आंकड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंक। तो अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा है। हमें सब सीरियल मैन के रो की परिकल्पना करना है तो हम रैंक के प्रकार के आंकड़ों के उपयोग करेंगे। कभी कभी शोधकर्ताओं को अपने शोध से दोनों चरों पर आंकड़ों की क्रम सूचक मापनी पर प्राप्त होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में घूर्णन आद्य घूर्णन विधि द्वारा अर्थात परिसमन परियर्सन आर द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में कोटि अंतर का उपयोग करके सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर आपको फार्मूला दिया, उसके अनुसार आप जो है कि ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 513 में आ गए। 513 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है? ए ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष समर्थित परीक्षण, बी निदात्मक परीक्षण, सी संख्यात्मक परीक्षण, डी मानक समर्थित परीक्षण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। मानक समर्थित परीक्षण में एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। एक पाठचर्या का परीक्षण एक निश्चित निष्कर्ष जिसे निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण CRT कहते हैं, अथवा एक समान वितरण जिसे मानक संदर्भित परीक्षण NRT कहते हैं, जैसे एक मानक के संबंध में किया जाता है। साधारण भारतीय स्कूल पद्धति में हम मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जहां परीक्षण के परिणामों का प्रयोग पाठचर्या के दो सेटों का मिलान करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 514 में आ गए हैं। 514 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन बी पर्यवेक्षी व्यक्तिगत परीक्षण, सी अभिक्षमता परीक्षण, डी रुचि और अभिव्यक्ति मापनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अभिक्षमता परीक्षण अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की तथा सीमित क्षेत्र के क्रिया करने की विधिभूत योग्यता के मापने के लिए की जाती है। अभिक्षमता मापन हेतु अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग यहाँ देखिए। पहला है समान अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है भेदक अभिक्षमता परीक्षण और तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 515 की ओर बढ़ेंगे। उद्देश्य अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या उसके किसी विशिष्ट परीक्षण में सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे? ऑप्शन ए अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन डी भविष्य सूचक परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिक्षमता परीक्षण। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या क्या? यह अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या जिसको किसी विशेष परीक्षण में सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग करेंगे। सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत ही आती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 516 पहुँचते हैं। अधिगम और अधिगम कर्ता। तो हम लोग 516 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? ए नंबर 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर आपका क्या है? अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकास करने वाले अनुभव। बी नंबर विद्यार्थियों समूह में अत्यधिक कार्य में दबे हुए महसूस करें। माने विद्यार्थी जो है समूह में क्या है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा है। सी नंबर विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण। और डी नंबर एक दूसरे के व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। इसका आंसर आपका, ये क्वेश्चन आपका जो है कि 2022 में पूछा हुआ सवाल है और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका
सही हो जाएगा। मतलब विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य में दबे हुए महसूस करेंगे। अब हम लोग इसका जो है कि व्याख्या देखते हैं। सहकारी अधिगम की विशेषता अधोलिखित है। 1 नंबर, छात्र 2 से 5 सदस्यों के छोटे समूह मिलकर कार्य करते हैं। 2 नंबर, छात्र सकारात्मक रूप से अन्वेषित होते हैं। 3, स्वरूपित गतिविधियों का उपयोग करते हैं। 4, अच्छे अधिगम एवं सामाजिक कौशल को विकसित करने का अनुभव है। 5, छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण करना। 6, एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान एवं सहायता देना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 517 में आ गया है। विद्यार्थी सीखते सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादन अकेले करते हैं। सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन से जो है कि हम लोग को एक ऑप्शन जो है सही होगा, तो एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या होता है। व्यक्तिगत दायित्व। बी, सकारात्मक अंतर विभिन्नता। सी, आमने सामने की अंतक्रिया। डी, समूह प्रसारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत दायित्व आपका आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है 2022 में पूछा गया था। अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्यक्तिगत दायित्व में तापर प्रत्येक में यह विश्वास होना कि हर कोई अपने प्रदर्शन अधिगम के प्रति उत्तरदायी होगा। विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं लेकिन निष्पादन अकेले में करते हैं। सिद्धांत इसी व्यक्तिगत दायित्व का समृद्ध है। अब हम लोग जो है 518 नंबर का सवाल में आ चुके हैं और अभी कथन में इसका आंसर करना है। तो अभी कथन देखते हैं क्या है। कथन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सत्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के न होने के रूप में परिभाषित करते हैं। 2, वर्तमान सिद्धांतकार असफलता को प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर आंसर दिया है, इसको डायरेक्ट हम लोग जो है कि बनाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों जो क्या है सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। 2021 में पूछा गया सवाल है। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। दोनों कथन सत्य हैं। इकाई सत्व सिद्धांतकारों का मानना है कि बुद्धि एक व्यक्तिगत गुण है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि इकाई सत्व सिद्धांतकारों के अनुसार क्षमता की कमी के कारण विफलता होती है। बुद्धिशील वर्तमान सिद्धांतकारों का मानना है कि पर्याप्त प्रयासों के माध्यम से बुद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब है कि वृद्धिशील सिद्धांतकारों के अनुसार प्रयासों की कमी के कारण विफलता होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 519 में जो है आ चुके हैं। ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र संगठन और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है? जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए रेखाचित्र अथवा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना के व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए, अवधारणा मानचित्रण। बी, अपसारी प्रश्न। अब हम लोग 2 ऑप्शन और आगे देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी, भाव भर्मिक प्रदर्शन और डी आपका अति उच्च मीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है अवधारणा मानचित्रण आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही हो गया। अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक रेखा चित्र संगठन और बुद्धि उपकरण का प्रकार अवधारणा मानचित्रण का है, जो दूसरों के साथ सहयोग के बनाए गए लेखाचित्र अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। या एक संरचनात्मक अधिगम प्रवृत्ति है जो किसी के सोचने के तरीके, किसी के ज्ञान के मध्य संबंधों को देखने के तरीकों को स्पष्ट करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 520 में पहुंच चुके हैं। तो 520 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कौशल अधिसंज्ञान में शामिल है? 1 नंबर नियोजन करना, 2 विकास करना, 3 परीक्षण करना, 4 लागत निर्धारण करना, 5 मूल्यांकन करना। ये आपको जो है कूट में आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 1, 2 और 3 जो है दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है 1, 3, 5। सी में आपका दिया है 1, 4, 5
और डी में दिया है 2, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1, 3 और 5 आपका सही है। तो इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। 2021 में पूछा गया था, अधिसंज्ञान अधिगम और समस्या समाधान से संबंधित विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित और मूल्यांकित करने की अनुमति प्रदान करता है। अधिसंज्ञान में शामिल कौशल निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहचान करना, संग्रहण और व्यवस्थित करना, परिष्कृत करना, नियोजन करना, क्रमिक करना और मूल्यांकन करना। 521 नंबर का सवाल अब हम लोग पहुंच चुके हैं। विषय वस्तु की परंपरागत और तथ्यों के नियमों व कार्य श्रृंखलाओं के अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है। परंपरागत मास्टरी अधिगम हेतु तो प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला की पहचान कीजिए। 1 नंबर में है प्रगति की निगरानी व निदान, बी में है अध्यापन पुनः अध्यापन, सी में आपका प्रतिपुष्टि करना, डी आपका नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना और ई में है अभ्यास। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, ये जो है 4 आपका दिया है आपका कूट में आंसर। तो कूट में आंसर आप देखिए तो कूट में इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका से हो जाएगा। मतलब पहले आपका ए, डी, ई, सी और बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। विषय वस्तु परंपरागत और तथ्यों के नियमों व कार्य के श्रृंखला के अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेशन रणनीति अनिवार्य है। परंपरागत अधिगम हेतु तो प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला का सही कर्म, प्रगति की निगरानी और निदान, नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना, अभ्यास, प्रतिपुष्टि करना, अध्यापन पुनः अध्यापन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 522 में नीचे 2 कथन दिया गया अभिकथन। तो अभिकथन 1 को हम लोग पढ़ते हैं। समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम सामुदायिक अर्थात समृद्ध हैं। और अभिकथन 2 कहता है आपका, हम इस समुदाय अर्थात को सही और अच्छी तरह तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम स्वयं समुदाय में उनके साथ चेतन और सक्रिय रूप में बोध प्राप्त करने वालों के रूप में ना हो। तो ये आपका जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। मतलब आपका क्या है 1 और 2 जो है दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य ही लोगों के ज्ञान वृद्धि, समाज का विकास करना, उसके लिए समुदाय के साथ अच्छी तरह मेल जोल होना आवश्यक है। अतः हम इस सामुदायिक अर्थात को सही और अच्छी तरह तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि हम स्वयं समुदाय के उनके साथ चेतन और सक्रिय रूप से बोध प्राप्त करने वालों के रूप में ना हो। यही कारण है कि समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम समुदाय में अर्थार्थ रूप प्रसिद्ध करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 523 में आ चुके हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब आपका जो कथन दिया है, भौतिक रसायनवादी और वैज्ञानिक दार्शनिक माइकल परोसरी का तर्क दिया है कि हमारा सुव्यक्त बोध निहित मानव बोध की विशाल गुप्त परत पर निर्भर करता है। और स्टेटमेंट आपका मतलब कि अभिकथन जो है 2 आपका दिया है, पोलेसी के अनुसार यदि हमारे पास शरीर और आत्मा नहीं होती है तो हम उसमें से कुछ भी नहीं जान पाते जो हम सुस्पष्ट संकल्पात्मक तार्किक अनुभाविक स्तर पर जानते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब अभिकथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य हैं। 2021 में सवाल पूछा गया था। अब हम लोग इसका जो है कि थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। माइकल परोसी एक हैनिसियन ब्रिटिश बहुविद थे, मतलब विद्वान थे। भौतिक रसायनवादी और वैज्ञानिक दार्शनिक के रूप में इन्होंने तर्क दिया है कि हमारा सुव्यक्त बोध निहित मानव बोध की विशाल गुप्त परत निर्भर करता है। पलोसी के अनुसार यदि हमारे पास शरीर और आत्मा नहीं होती तो हम उसमें से कुछ भी नहीं जान पाते हैं जो हम सुस्पष्ट संकल्पात्मक तार्किक अनुभाविक स्तर पर जानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 524 में आ गया है। इसमें जो है लिस्ट दिया गया, लिस्ट 1 और 2 को जो मिलाना है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको जो है कि क्या करते हैं कि व्याख्या में ही मिला देते हैं। मिलाना ही है तो का, तो यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्ट जो है कि व्याख्या में ही मिला दे रहे हैं। सृजनात्मक ब्लॉक का नाम और उधर कार्य है ना। तो पहला क्या, ए नंबर में बोधात्मक जो है समस्या को अलग करने कठिनाई से मिल जाएगा। भावनात्मक ब्लॉक आपके कल्पना के क्षेत्रों का तक पहुँच के अभाव। बौद्धिक जो है आपका जो है ब्लॉक क्या हो जाएगा, सूचना का भाव का गलत होना। और सांस्कृतिक ब्लॉक क्या हो जाएगा, विनोदशीलता केवल बच्चों के लिए हो जाएगा। मतलब आपका सेम, एक को 1 से मिला दो, बी को 2 से मिला दो
और सी को 3 से मिला दूँ और डी को जो है 4 से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 525 आज का जो है अंतिम सवाल है। 525 नंबर का जो है 525 नंबर क्वेश्चन, और ये सवाल आपका जो है आज का अंतिम सवाल होगा। उस उपागम का क्या नाम है जो शिक्षक के उन कथनों से संबंध रखता है जो विद्यार्थियों के उत्तर को विस्तृत रूप से समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह उनका अपना उत्तर हो या दूसरे विद्यार्थी का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जांच पड़ताल, बी संरचनाकरण, सी आपका है कार्यमुक्ता और डी आपका है उपचारीकरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है क्या हो जाएगा, जांच पड़ताल सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या को देखते हैं कि व्याख्या में क्या लिखा है। उस उपागम का नाम जांच पड़ताल है जो शिक्षक के उन कथनों के संबंध रखता है जो विद्यार्थियों के उत्तर और विस्तृत रूप समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह उनका अपना उत्तर हो या दूसरे विद्यार्थी का। इस उपागम की सहायता से विद्यार्थी ने कितना सीखा, कितना ज्ञान अर्जन किया, इसकी जांच की जा सकती है तथा शिक्षक द्वारा उसे एक निश्चित विषय पर गंभीरता से सोचने पर जोर दिया जा सकता है। तो ये आज का जो है कि अंतिम सवाल था। अब हम लोग 526 से लेकर 550 तक जो है कि सवाल कल करेंगे। आज इतना ही तक करेंगे, 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समझेंगे भी को वीडियो को जो है कि पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद इसको चाहे तो आप अपना कॉपी में नोट्स की तरह बना सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करने की ज़रूरत नहीं, शेयर तो अपने आप हो जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम लोग 526 से लेकर 600 तक का क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय जाल प्रमाणन कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए दुर्बल समूह प्रक्रिया, बी नकारात्मक प्रतिपुष्टि का नज़रअंदाज करना, सी अभिलेख नहीं रखना, डी शॉर्टकट लेना, ई दुर्बल फ्रेम नियंत्रण। और इसमें से आपका जो है कूट में आंसर करना है। तो इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन है। ए नंबर का बताया गया है ऑप्शन ए, बी और सी, बी में बताया गया ए, डी और ई, सी में बताया गया बी, सी और डी में बताया गया सी, डी और ई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूट में आंसर, मतलब ए, बी और सी आपका सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। निर्णय जाल वह प्रक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से सही का चुनाव करने में बाधित करती है। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित निर्णय जाल प्रक्रमण कौशल से संबंधित है। दुर्बल समूह प्रक्रिया, नकारात्मक प्रतिपुष्टि को नज़रअंदाज करना, शॉर्टकट लेना, अति आत्मविश्वास इत्यादि। ये जो है आपकी व्याख्या थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 527 की ओर बढ़ रहे हैं। 527 में क्या है? अनुभाविक अध्ययनों ने दर्शाया है कि महिला विद्यार्थी का विज्ञान तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित STEM जैसे विषयों में अल्प प्रतिनिधित्व है। इसके संभावित कारण हो सकते हैं। ए नंबर, महिला विद्यार्थीगण STEM विषयों के साथ सहज अनुभव नहीं करता। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, कोट में आंसर करना है। महिला विद्यार्थीगण STES विषयों में उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता है। सी में महिला विद्यार्थीगण STES विषयों में अभिरुचि का अभाव है। डी महिला विद्यार्थीगण नकारात्मक रूढ़िवादिता के कारण धमकियों का सामना करते हैं। इसके बाद ई नंबर में क्या लिखा है? महिला विद्यार्थीगण को उनके माता पिता के द्वारा STES विषयों को लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। और इसको हम लोग को कोट में आंसर करना है। तो इसमें जो देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी ई, बी में है आपका बी ई, सी ऑप्शन में आपका दिया है सी और डी में दिया है आपका डी और ई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी और ई। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुभाविक अध्ययनों में दर्शाया गया है कि महिला विद्यार्थियों का विज्ञान तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित जैसे विषयों में अल्प प्रतिनिधित्व है। इसके प्रमुख कारण अधोलिखित हैं। महिला विद्यार्थीगण नकारात्मक रूढ़िवादिता के कारण
धमकियों का सामना करती है। महिला विद्यार्थीगण को उनके माता पिता के द्वारा STEM विषयों को लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 528 में आ चुके हैं। यहाँ पर कथन 1 में दिया है, व्यवहार के सिद्धांत में प्रशंसनीय व्यवहार पर अध्ययन केंद्रित नहीं किया जाता है। कथन 2 में लिखा है, व्यवहार के सिद्धांत उपागम में सतत पूछताछ शामिल है। अब इसके जो है कूट में आंसर करना है। यहाँ पर आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है किंतु 2 जो है आपका सही है। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। कथन 1 असत्य है क्योंकि व्यवहार के सिद्धांत में प्रशंसनीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन 2 कथन 2 सत्य है क्योंकि व्यवहार के सिद्धांत उपागम में सतत पूछताछ शामिल है। अतः विकल्प डी जो है सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 529 में आ गए हैं। द्वैत समाधान के 4 आर दृष्टिकोण कारक हैं। ए नंबर पढ़ना, बी लिखना, सी सम्मान, डी भर्सना, डी जो है समाधान। ये जो है आपके कूट में इसको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो है कि आंसर देखना है। ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया है ए बी सी और डी। बी नंबर का ऑप्शन में दिया है ए बी सी और ई। सी नंबर का ऑप्शन में दिया है बी सी डी और ई। और डी नंबर का ऑप्शन में आपका है ए बी डी और ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए बी सी और ई जो है आपका बिल्कुल सही है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। द्वैत समाधान के 4 आर हैं, दृष्टिकोण कारक है। तो देखते हैं क्या है। पहला पढ़ना, फिर लिखना, सम्मान, उसके बाद समाधान। ये जो है आपके 4 ये हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 530 में क्या लिखा है, जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल का डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। भूमिका निर्वाह, बी विधि शास्त्रीय परीक्षा, सी संरचनाबद्ध परीक्षा, डी समूह अन्वेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधि शास्त्रीय परीक्षा। अब इसका जो हम लोग व्याख्या देखते हैं। ये आपका जो है 2021 में पूछा गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विधि शास्त्रीय परीक्षा एक शिक्षण मॉडल है जो सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है और सूचना प्रसारण और सामाजिक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान के रूप में केस स्टडी का उपयोग करता है। अब हम लोग आगे 531 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 531 नंबर में क्या लिखा है, नए मीडिया के कारण अधिगम अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए उदार मत का, ऑप्शन बी तकनीकी आधारित प्रयासों का, ऑप्शन सी तथ्यों का, ऑप्शन डी ज्ञान का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों का जो है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। उससे पहले इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। तो इसकी व्याख्या में लिखा है, युगों पहले अधिगम तथ्य आधारित होता था किंतु धीरे धीरे यह कई बदलावों से गुजरा। अतः आधुनिक समय में ICT नई अधिगम को नई तकनीकी उपलब्ध कराता है जिससे अधिगम में व्यापक दृष्टिकोण व्याप्त हुआ है। अतः नए मीडिया के कारण जो ICT का अंग है अधिगम तथ्यों का संग्रह नहीं रह गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 532 की ओर बढ़ गए हैं। 532 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ऑप्शन बी अगात्मक सोच, ऑप्शन सी स्मरक और ऑप्शन डी वैज्ञानिक गणवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड आशुबेल द्वारा दिया गया है जो एक शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक है। आशुबेल के अनुसार सामग्री सार्थक है या नहीं या शिक्षार्थी की तैयारी और सामग्री के संगठन अधिक पर निर्भर करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 533
की ओर बढ़ रहे हैं। 533 में क्या लिखा है, अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों को सांस्कृतिक प्रसारण कहलाता है। ऑप्शन ए मानक प्रवाह, ऑप्शन बी याचिका प्रवाह, ऑप्शन सी उर्मी प्रवाह, ऑप्शन डी लिपिबद्ध प्रवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों को सांस्कृतिक प्रसार उद्यमी प्रवाह कहलाता है। यह प्रक्रिया या घटना के कारण धीरे धीरे फैलने वाले प्रभावों का या परिणामों के श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 534 में आ गए। निम्नलिखित में से कौन से निर्णय जाल विचारण और नियोजन क्रियाकलापों से जुड़े हैं? ए अभिलेख न रखना, बी अति आत्मविश्वास, इसके बाद आपका जो है सी जोखिम भरा कदम उठाना, डी फ्रेम अंधापन, ई निम्न फ्रेम नियंत्रण। इसको जो है कूट में आंसर करना है, तो कूट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब सी, डी और ई इसका सही था। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, निर्णय जाल विचारण और नियोजन क्रियाकलापों से जुड़े हैं। 1 नंबर जोखिम भरा कदम उठाना, 2 फ्रेम अंधापन और 3 जो है निम्न फ्रेम नियंत्रण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 535 की ओर बढ़ चुके हैं। 535 में लिखा है नियंत्रण पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि 50 घंटे। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। नियंत्रण पेशागत विकास और आत्मस्पर्श के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम 50 घंटे व्यतीत करने चाहिए। अब हम लोग 536 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन दिया गया है। तो कथन 1 में लिखा है छात्रों के विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद प्रत्यक्ष अनुदेशन एक उदाहरण है। और 2 में लिखा है पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है कथन दिया है। तो कथन ए में आपका क्या है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, बी में आपका 1 और 2 दोनों गलत हैं, और सी में आपका है, सी में कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, और डी में है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है सत्य है। और आपका जो है डी नंबर ही आपका सही हो जाएगा। ये आपका जो है 2021 में पूछा गया सवाल है। अब इसके हम लोग व्याख्या को देखते हैं। छात्रों को विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद विषमीय स्तर शिक्षण का एक उदाहरण है। पूछताछ का मतलब शिक्षण का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन, अतः कथन 1 असत्य तथा कथन 2 जो है सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 537 में आ चुके हैं। 537 में क्या लिखा गया है, 537 में बोलता है भारत में प्राचार्य देश अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक है। ऑप्शन ए सक्रिय मानी जाती है, बी निष्क्रिय मानी जाती है, सी तटस्थ मानी जाती है, डी प्रसन्न मानी जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सक्रिय मानी जाती है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत में प्राचार्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ताओं की भूमिका सापेक्ष रूप से सक्रिय मानी जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 538 देख रहे हैं। 538 में क्या है, क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषता है। ए नंबर शिक्षक से मार्ग निर्देशित और प्रयोगात्मक प्रदर्शन की अपेक्षा करता है, बी पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, सी प्रतिस्पर्धा बनाना पसंद करता है, डी अवधारणाओं को व्यक्तित्व अनुभव के सापेक्ष देखता है, ई सूचना को स्वयं व्यतीत कर सकता है या सकती है। अब इसको कूट में आंसर करना है, तो कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब बी, सी और ई जो है आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषता अधोलिखित है। एक नंबर पाठ सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, 2 प्रतिस्पर्धा बनाने पर पसंद करता है, 3 सूचना को स्वयं व्यतीत कर सकता है या कर सकती है, 4 तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब 539 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं। 539 में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकरणीय स्कीम के भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में उच्चतर स्तर का माना जाता है। ए संश्लेषण, बी चरित्राधिकरण, सी विश्लेषण, डी व्यवस्थापन, ई परिशुद्धता। अब इसमें जो है आपके जो है
ऑप्शन कोट में दिया गया है, तो कोट में क्या है, पहला ऑप्शन नंबर ए आपका लिखा है ए और बी सही है, बी में लिखा है बी और सी सही होगा, सी में लिखा है बी और डी सही है, और डी में लिखा है डी और ई सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बी और डी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। ब्लूम शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति है तो ब्लूम वर्गीकरण का निर्माण किया जाता है जो अधोलिखित है। संज्ञात्मक, देखिए तीन वर्गीकरण, तीन साइड हो गया, संज्ञात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञात्मक। तो संज्ञात्मक में देखते हैं ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावनात्मक में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, सामांशन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। और मनोज्ञात्मक में क्या, चरित्रीकरण, व्यवस्थापन, संधारणकरण, मूल आकलन, अनुक्रिया और अधिकरण। ये आपके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 540 में आ गए हैं। 540 क्या कहता है, शिक्षक की प्राथमिक निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधित तथ्य में कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको कोट में आंसर करना है। तो ए में आपको देखिए क्या लिखा है, अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत क्षमताएं, बी शिक्षक के विषय की वस्तु परंपरागत, सी शिक्षण पद्धतियों का विकल्प, डी कक्षा की संरचना, ए विद्यार्थियों की तत्परता। तो इसका आपको जो है कोट में आंसर करना है। तो कोट में देखते हैं, ए नंबर में है आपका बी और सी, बी में है आपका ए और ई, सी में आपका डी और ई, डी में है आपका बी और ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, एक अधिगमकर्ता किसी भी शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में एक मुख्य व्यक्ति है। यहाँ कुछ निम्न कारक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, लिखने पढ़ने इत्यादि, मानसिक स्वास्थ्य, समझ, इच्छा शक्ति, मूल क्षमता। ये हो गया। आप और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 541 नंबर। 541 नंबर में क्या लिखा है, क्षेत्र आधारित अधिगमकर्ताओं के लक्षण विशेषताएं क्या हैं। वह एक में दिया है पाठ्यक्रम की निजीकरण लाता है, दो में लिखा है शिक्षक में भौतिक संपर्क ही रखता है, तीन में दिया है आपका शिक्षक में निर्देशन और प्रदर्शन की अपेक्षा रखता है, चार में सहयोग को उचित व्यक्त करता है, और पाँच में आपको अकेले कार्य करने को वरीयता देता है। तो इसमें आपका जो है कि यहाँ पर कोट में आंसर करना है। एक नंबर ए में लिखा है 1 2 3 सही हो जाएगा, बी में आपका 2 3 और 4 सही हो जाएगा, सी में आपका बोला है 1 2 1 3 और 4 सही हो जाएगा, और डी में आपका बोला है 3 और 4 और 5 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 और 4 आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि इसकी व्याख्या को देखते हैं, और व्याख्या को देखते हैं। क्षेत्र आधारित अधिगम के लक्षण विशेषताएं, वे पाठ्यक्रम में निजीकरण लाता है, वे शिक्षक से निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा रखते हैं, और वे प्रतिस्पर्धा करने की बजाय सहयोग में रुचि व्यक्त करते हैं। अब हम लोग 542 नंबर का क्वेश्चन जो आपका जो है कि कथन अभिकथन पर आधारित है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कथन मतलब सबसे पहले जो अभिकथन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी होने के लिए वह सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध, पर्याप्त रूप से कार्यान्वित और समुचित रूप से मूल्यांकित होनी चाहिए। आर आपका बोलता है शिक्षण अधिगम प्रणाली की प्रभाव उत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पूर्व अपेक्षित है। अब हम लोग यहाँ पर जो है कि ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में आपका क्या लिखा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में आपका लिखा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और आपका जो है सी ऑप्शन में है ए सही है परंतु ए सही नहीं है, ये तो अलग चीज़ लिख दिया। यहाँ पर आपका है, ये इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर लिखा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और डी में आपका है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। शिक्षण अधिगम प्रणाली एक प्रक्रिया है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कुल मूल्य सोपानों, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं पूर्ण निरीक्षण का होना आवश्यक है, और यह सभी मूल्य सोपान शिक्षा के सभी स्तरों का आधार है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 543 में आ चुके हैं। 543 में आपका क्या लिखा है, 543 में लिखा है आपका अधिगम के ज्ञान के अनुक्रम में किस प्रकार का अधिगम नियम अधिगम के तुरंत बाद आता है। ए नंबर समस्या समाधान अधिगम, बी संप्रदेय अधिगम, सी विवेदन अधिगम, डी श्रृंखला अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है सही हो जाएगा संप्रदेय अधिगम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं। गने के अधिगम के ज्ञान अनुक्रम में 8
प्रकार के अधिगम हैं जो निम्न है: संकेत अधिगम, SR अधिगम, श्रृंखला अधिगम, मौखिक सहयोग अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या निदान अधिगम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 544 में आ चुके हैं। अधिगम परिणामों की इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी माना गया है? ऑप्शन ए गृह संबंधित कारक, विद्यालय संबंधी कारक, शिक्षक संबंधी कारक, और डी में लिखा अनुपूरक प्रौद्योगिक उपकरणों संबंधित कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सी में क्या, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षक संबंधित कारकों को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। अब हम लोग 545 की ओर बढ़ते हैं। 545 में क्या है, मास्लो के अधिगम में निम्नलिखित में कौन से आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित है? 1 नंबर शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, 2 सुरक्षा की आवश्यकताएं, 3 सामाजिक आवश्यकताएं। अब हम लोग जो है कि इसका जो है चौथा में क्या लिखा है, आत्मसम्मान की आवश्यकता है। 5वां है आपका आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। कोर्ट में आंसर करना है तो यहाँ पर देखना है क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1 और 2, बी में लिखा है 2 और 3, सी में लिखा है 3 और 4, और डी में लिखा है आपका 4 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 और 5 ये आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। मास्लो के अधिगम की आवश्यकता बल निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, दैनिक आवश्यकता भोजन और कपड़ा, सुरक्षा आवश्यकता जॉब और सुरक्षा, बाध्यता एवं असने की आवश्यकता मतलब दोस्ती, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 546 की ओर बढ़ गए। 546 में क्या लिखता है, 546 में लिखा है आपका 546 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है लिखा है, या मत शिक्षण अधिगम की स्थितियाँ साफल्य पर लाई जा सकती है जिसका विस्तार स्मृति स्तर से विस्मक स्तर तक होता है। किसके द्वारा प्रतिपादित है? ए नंबर कूट लेनिन, बी नंबर स्पिन एम कोरी, सी नंबर आपका मोरिस एंड बेही, और डी में आपका लिखा है आपका B.F. स्किनर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है, शिक्षण अधिगम स्थितियाँ सातत्य पर लाई जा सकती है जिसका विस्तार स्मृति स्तर के विस्मरक स्तर तक होता है। यह कथन मोरिस एल बेकी का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 547 में आ चुके हैं। 547 में क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा? यहाँ पर ए में आपका लिखा है विभेदीकरण अधिगम, बी संकेत अधिगम, सी अवधारणा अधिगम, डी समस्या निदान अधिगम, और ई नियम अधिगम। तो इसका जो है आपको आंसर करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपका एक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपका लिखा है, ए में आपका लिखा है बी, ए, सी और ई और डी। इसके बाद जो है आपका जो है कि ऑप्शन बी में आपका लिखा है ए, बी, ई और डी, और सी में लिखा है आपका डी, सी और ए, और डी में आपका लिखा है सी, डी और ई। तो इसमें जो है ये 4 आपका कूट में है, और इसका जो है आपका जो है आंसर करना है। तो इसका आंसर आपको जो है कि देखना है कि सही आंसर आपको करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है आपका सही है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या। गहने के अनुसार अधिगम के पदानुक्रम है संकेत अधिगम, 2 SR अधिगम, उसके बाद 3 में श्रृंखला अधिगम, मौखिक सहयोग अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, अवधारणा अधिगम, नियम अधिगम, और 8 समस्या समाधान अधिगम। अब हम लोग 548 में आ चुके हैं। गहने के अधिगम अनुक्रम में कौन से अधिगम प्रकार संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है संकेत अधिगम, बी आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, सी में आपका श्रृंखला अधिगम, और डी में आपका विभेदीकरण अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। डी जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के साथ। तो गहने के अधिगम अनुक्रम के विभेदीकरण अधिगम संप्रत्यय अधिगम के तुलन पहले आता है। देखिए यहाँ पर इसका दिया है समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, शब्द साक्षर अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
49 में पहुंच चुके हैं। अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? ऑप्शन ए में लिखा है शैशवा अवस्था के दौरान, बी बाल अवस्था के दौरान, सी आपका किशोरावस्था के दौरान, डी आपका पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। इसका जो व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या लिखा है, किशोरावस्था के दौरान अधिगमकर्ता का संप्रत्यय संवर्धन पर्याप्त गुंजाइश रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 550 में आ चुके हैं। 550 में क्या लिखता है, एक पूरक के रूप में अधिगम क्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों का स्तंभ बनाने की संभावना भरपूर है। और 2 में आपका लिखता है आईसीटी के अनुप्रयोग यदि न्याय संगत के रूप में किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणालियों के प्रभावी कुशल बन जाएगी। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर आगे कोट में आंसर करना है। तो इसका जो है कोट के अनुसार ये ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा सही। कथन 1 और 2 जो है दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अधिगम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समय की बचत होती है। समय, स्थान और गति के संदर्भ में लचीलापन होता है और मुख्यतः यह अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। आज यहीं इसको समाप्ति किया जाता है। अब हम लोग जो है कि 551 से लेकर 575 तक कल करेंगे। लोग 551 से क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों का जो है परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। बस उपयोग करना जानना चाहिए, तो बहुत सारा उपयोगी हो सकता है। ये देखिए जो फर्स्ट ही क्वेश्चन देखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया कब, 2020 में, जून में पूछा गया। जून 2020 में ये सवाल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो उसको भी जो है कि इसी तरह पूछा गया। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 का है। तो आप इसका देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का सवाल जो है कि यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो आप यदि चाहें तो इस वीडियो को जो है संपूर्ण देख सकते हैं। इसके जो कई पार्ट्स जो है कि पहले से ही अपलोड है, तो आप चाहें तो उन सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये आप पर है। और आप लोग जो है इस वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना है कर सकते हैं। नहीं करने का मन है तो नहीं कर सकते हैं, है ना। इसे भी जो है कि करिए का फ़ायदा है। सब्सक्राइब अपना काम निकलना चाहिए सबसे पहले। परीक्षा जैसे भी हो जाए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के चक्कर में कहीं वीडियो देखना भूल ना जाए। इसलिए लाइक भी नहीं करने की ज़रूरत है, ना सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, और ना ही जो है आपको जो है कुछ और करने की ज़रूरत है। बस वीडियो देखना है और आप इसको जो किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है उस चीज़ को जो है आपको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और आपका जो है यूजीसी नेट का जो परीक्षाएं जो है बहुत समीप है। किसी किसी का तो एडमिट कार्ड भी आ गया है, मतलब इतना समीप है। और ये चीज़ है तो बहुत सारा जो वीडियो जो है आपका लगभग 550 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे जो है कि बहुत सारा वीडियो को कराया जाएगा और बहुत सारा वीडियो को जो है लाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जितना हो पा रहा है समय बचने के बाद, उसमें से आपको जो है कि किया जा रहा है। 3-4 दिन से जो है वीडियो अपलोड ना करने का रीज़न भी यही था। तो आप जो है कि ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग जो है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, एक बार सुने पूरी तरह से, और फिर जो है कि 2x में नहीं होता है तो पहला ही वीडियो जब पहली बार सुनिएगा तो 2x में ही सुनिए, पूरा देखिए, फास्ट देखिए। या तो फिर जो है एक बार जो है आप नॉर्मल देखिए और दूसरा बार में जो आप 2x में देखिए, 2 बार कम से कम देखिए। और इसे देखने का जो है कि आपका लाभ जो है किस तरह परीक्षा देना चाहिए, किस तरह उपयोगी हो सकता है, ये जो परीक्षा के समय ही पता चलेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 551। उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। ये कोट में आंसर होगा इसका। 1 नंबर में आपका दिया है सहकारी अधिगम, 2 में दिया है टीम शिक्षण, 3 में दिया है प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स, 4 में है आपका युग्मित प्लेयर सहभागी चर्चा, और 5 में आपका है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्याकरण। तो ये आपके जो है कि कितने थे, ये आपके जो है कुछ
आपका जो है कि दिया गया है, इसको कोट में आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो है कि कोट दिया हुआ है, तो इसमें से आप कोट को देखना पड़ेगा कि कौन सा कोट आपका जो है सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक नंबर में क्या क्या जो है लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए नंबर में आपको क्या लिखा है, 1, 2 और 3 जो है आपका सही होगा। उसके बाद आपका जो है कि 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या बोलता है, मतलब बी ऑप्शन में आपका दिया है 2, 3 और 4 आपका सही हो सकता है। सी में आपका कह रहा है 1, 3 और 4 सही हो सकता है। डी में कह रहा है 3, 4 और 5 सही हो सकता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, मतलब 1, 3 और 4 आपका क्या है, आपका सही है। मतलब अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियों में अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है। जो अधिगम करता है उसका जो सक्रिय होना बहुत जरूरी है। मतलब किसी चीज़ को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें सक्रिय रूप से हम लोग को जो उसमें ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लोग सक्रिय रूप से अपने आप को जो है सक्रिय बना कर रखते हैं तो उसमें हम लोग अध्ययन के समय हम लोग को जो है लाभ जो है मिलता है। तब हम लोग समझ सकते हैं। यदि हम लोग का दिमाग जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह चले तो आपका जो है सक्रिय रूप से तो है, लेकिन दूसरे जगह भी दिमाग यदि चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सक्रिय होना है और केंद्रित भी होना बहुत ज़रूरी है। इन युक्तियों में अधिगमकर्ता अपने ज्ञान, पूर्व अनुभव और विचारों का प्रयोग करता है। हम लोग हर समय जो है अपना ज्ञान का प्रयोग करते करते हैं, हम लोग जो है पूर्व अनुभव का भी प्रयोग करते हैं। तो हर समय सक्रिय रूप से अपने ज्ञान, अनुभव सब का प्रयोग कीजिए। शिक्षण एक पद प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षण जो होता है आपका क्या है, वो जो है आपका मार्गदर्शन करने का कार्य जो है करता है। सहकारी अधिगम, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट और युग्मित प्लेयर, सहभागी चर्चा, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियाँ हैं। ये चीज़ आपका जो है यहाँ पर व्याख्या के रूप में बताया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 552 देखते हैं। अंतर क्रियात्मक परिच्छेद में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक है। ए नंबर वाटसन का SR सिद्धांत, बी नंबर स्किनर का प्रबलन सिद्धांत और सी नंबर आपका जो है वायस्की का रचनावादी सिद्धांत और डी में आपका कहा गया है कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। सी जो है आपका यहाँ पर जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, मतलब वायोस्की का जो है रचनावादी सिद्धांत आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2020 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में UGC नेट में पूछा गया। तो ये भी आपको जो है समझने और जानने की जरूरी है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इसकी व्याख्या को देखते हैं। अंतर क्रियात्मक परिपेक्ष में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए वायोस्की का रचनावादी सिद्धांत सहायक है, क्योंकि वायोस्की के अनुसार अधिगमकर्ता को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए तथा शिक्षक को विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 553 में आ चुके हैं। क्या लिखा है, कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। मतलब क्या है, प्रश्न उत्तर मतलब आंसर क्वेश्चन पूछने का काम करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही हैं, उत्तम। इनमें से निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। सकारात्मक फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक, संपूर्ण पुष्टिपरक फीडबैक या सुधारात्मक फीडबैक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव फीडबैक, मतलब सकारात्मक फीडबैक जो है कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या गया है। प्रतिपुष्टि एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी कार्य के प्रकृति को बताती है। वह प्रतिपुष्टि के आधार पर दिए गए उत्तर के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये व्यवहार सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। यदि एक शिक्षक अपनी वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर प्रक्रिया अपनाता है और इस प्रक्रिया में वह विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए हाँ आप सही उत्तम की टिप्पणी करता है, तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगी जो विद्यार्थी को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। जब हम विद्यार्थी से अच्छा बात करते हैं, अच्छे अच्छे बातों को बताते हैं, तो वो जो है इसे प्रोत्साहित हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 554 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्च स्तर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
ऑप्शन ए, मतलब ये आपको कूट में लिखना है, कूट में बताना है। ज्ञान और अबोध, बी में आपका है अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, सी में आपका लिखा गया अर्जित ज्ञान और कौशलों का अनुप्रयोग, डी में आपका लिखा गया संश्लेषण जिसमें विचारों का सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, और ई में लिखा है मूल्यांकन, मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। अब यहाँ पर जो है कूट में आपको आंसर करना है, तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ए, बी एंड सी, मतलब आपका ए, बी और सी सही हो सकता है। बी ऑप्शन में बताया गया बी, सी और डी सही हो सकता है। सी ऑप्शन में बताया गया सी, डी और ई सही हो सकता है, और डी ऑप्शन में आपका बताया गया बी, डी और ई सही हो सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी आपका जो है 2020 में ही सवाल पूछा गया था, आज से 4 साल पहले। ये 25 चल रहा है और 20 में आपका पूछा गया था। अब हम लोग इसकी जो है व्याख्या को देखते हैं। संज्ञात्मक क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण के क्षेत्र में से है। यह ज्ञान और कौशल पर आधारित क्षेत्र है। नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर आते हुए संज्ञात्मक क्षेत्र को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये नियंत्रण प्रकार के रूप है और ये उच्चतर प्रकार के रूप है। ये सब जो है आपको यहाँ पर बताया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी का। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 555 की ओर बढ़ रहे हैं। 555 में जो है हम लोग का सवाल क्या बताया गया है। 555 में आपका लिखा है शिक्षक एक अधिगमकर्ता की भूमिका के बारे में किस विचार संप्रदाय अधोलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शिक्षक की भूमिका निर्देशन की ना होकर परामर्शदात्री होती है, अतः अधिगमकर्ता बालक की रुचि को यह निर्धारित करना होगा कि उसे क्या सीखना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, शाश्वत, प्रगतिवाद, सारगतिवाद या पूर्ण रचनावाद। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 2020 सितंबर में पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर जो है कि आप अपने अनुसार आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बताया गया है NTA द्वारा या प्रश्न विलिखित, मतलब क्या है, ये जो है आपका आंसर नहीं आया। तो आप अपने विचार अधीन जो है ये सवाल आप का आंसर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 556 में आ चुके हैं। 556 में क्या बताया जा रहा है, शिक्षक की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशिष्टताओं की पहचान कीजिए जो सूची में प्रदत्त है। अब यहाँ पर आपका जो है कि ये भी कूट में आंसर होगा। परीक्षा प्रक्रिया में संकलितता, बी संप्रदाय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, सी में आपका लिखा गया ध्यानकर्षण तथा अधिगमकर्ताओं को अनुदेशात्मक उद्देश्यों के संसूचित करना, और डी में आपका लिखा है उद्दीपक सामग्री प्रस्तुत करना तथा पूर्व अपेक्षित अधिगम के प्रयास श्रवण उद्दीपित करना। तो ये आपका जो है ई नंबर अभी बचा हुआ है। ई में क्या लिखा है, विद्यार्थियों को अपने अनुभव से संदर्भों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन करना। अब यहाँ पर आपके जो है 4 कूट में से आंसर करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और आपका आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन ए नंबर में आपका बताया गया है A, B, C, मतलब A, B, C आपका सही हो सकता है, या तो फिर B, C, D। ऑप्शन नंबर बी में आपका बताया गया है कि B, C, D सही हो सकता है, या फिर आपका जो है A, B और E जो है सही हो सकता है, या तो फिर आपका ऑप्शन नंबर डी में C, D और E सही हो सकता है। तो इसमें जो है आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, मतलब ए, बी और ई आपका क्या है, सही आंसर है। ये आपका सवाल जो है 2020 में पूछा गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या। अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है। यह अधिगमकर्ता को अधिगम के सभी पहलुओं में लाभान्वित करता है। प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति में ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जो छात्रों या विद्यार्थियों की अवधारणा को प्रारूपित करने, अवधारणा को प्राप्त करने, समस्या को हल करने तथा निर्देशित जांच में मदद करता है। अतः दिए गए सूचियों के शिक्षण की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम से संबंधित निम्नलिखित पहचान है। परीक्षा प्रक्रिया संलिप्तता, संप्रदाय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थियों को अपने अनुभव से समर्थों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन। ये आपका जो है कि इसकी व्याख्या थी। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 557 की ओर बढ़ रहे हैं। 557 में क्या लिखा है, अधिगमकर्ता को निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्ता अधिगमकर्ताओं से संबंधित है। ये भी आपको कूट में आंसर करना है। तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, बी
अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझाता है। सी, प्रतिस्पर्धा करने को अधिगम मान्यता देता और पसंद करता है। और डी, स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है या कर सकती है, कर सकता है या सकती है। और डी में, ई में आपका है सहयोग करना पसंद करता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपका एक जो है सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कहता है ए, बी और सी सही हो सकता है। बी नंबर का ऑप्शन आपको बताता है बी, सी और डी सही हो सकता है। सी में आपका बताता है ए, सी और डी सही हो सकता है। और डी आपको बताता है सी, डी और ई जो है आपका सही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। मतलब आपका ए, सी और डी जो है आपका सत्य होगा। मतलब क्या है, ये जो है क्वेश्चन आपका, ये भी जो है आपका 2020 में पूछा गया ये सवाल आपका है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। क्षेत्र स्वायत्ता अधिगम करता स्वतंत्र रूप से रहने पर जोर देता है और शिक्षकों तथा दूसरे अध्यापकों पर कम निर्भर रहते हैं, या आसपास के क्षेत्र से अलग तथा स्वसंचित परिस्थितियों में काम करना पसंद करते हैं, या आपसी स्पर्धा के लिए तथ्यों तथा सिद्धांतों आधारित ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। ये आपकी इसकी व्याख्या हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 558 करते हैं। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, सी में आपका विविध क्षमता, या फिर सामाजिक क्षमता। ये क्वेश्चन आपका 2019 में जो है कि आपका पूछा गया है। 2019 का ये सवाल आपका जो है, और इसमें आपका आंसर आपका जो है कि देखा जाए तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, विधिक क्षमता जो है आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, विद्यार्थियों को अकादमिक सफलता किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करती, या वह पद है जो कई प्रकार के कारकों से मिलकर बनता है। यह आवश्यक ही कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों में अकादमिक सफलता के लिए विधिक सक्षमता न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित कारक छात्रों के अकादमिक सफलता और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। 1 नंबर में आपका विद्यालय का वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्तर या सामाजिक क्षमता सक्षमता। 3 पारिवारिक वातावरण, 4 शैक्षणिक सुविधाएं, 5 भावनात्मक सुविधाएं, 6 संज्ञानात्मक सक्षमता तथा संज्ञानात्मक शैली, और 7 शैक्षणिक आकांक्षा स्तर। अब हम लोग का जो है 559 का जो है सवाल करना है, और कॉलम आपका यहाँ पर 2 दिया गया है, 1 और 2। इसको डायरेक्ट हम लोग व्याख्या में मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 जो है वाचन व्याख्या से जो आपका पठन कार्य से आपका मैचिंग हो जाएगा। लेखन कार्य जो है आपका जो है लेखन की कठिनाइयों के बारे में बताता है। परिकलन जो आपका गणित के कार्य की कठिनाइयों के बारे में बात करता है। एच डी जो है एच डी जो है आपका ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयों को जो है बताता है। तो ये आपका जो है कि मैचिंग है जो आपको यहाँ पर है। आप यहाँ पर इसको जो है कि नोट भी कर सकते हैं बढ़िया से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 560 की ओर बढ़ चुके हैं। 560 जो हम लोग को कूट में आंसर करना है। तो कूट में आंसर करना है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं? ए नंबर, शिक्षण एवं सामाजिक कृत है जबकि अधिगम एक निजी कृत है। बी, शिक्षण में अधिगम समष्टि है। सी, शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। डी, शिक्षण बिना अधिगम प्राप्ति के हो सकती है। ई, शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्रायः स्वयं के लिए होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका एक सही है। ऑप्शन ए आपका जो है इसका सही हो जाएगा, और इसमें ए, सी और ई जो है आपका क्या है, आपका बिल्कुल सत्य है। अब ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका जो है 2019 में जो है ये पूछा गया। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। शिक्षण तथा अधिगम का आधार शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों पर आधारित हैं। मनोविज्ञान पर ही आधारित होने के कारण शिक्षण तथा अधिगम के परस्पर संबंध स्पष्ट होता है। इनके मध्य परस्पर संबंध होने के साथ ही दोनों में कुछ आधारभूत अंतर भी है। 1 नंबर, शिक्षण एक सामाजिक कृत है जबकि अधिगम एक निजी कृत है। 2 नंबर, शिक्षण बेचने का समान है जबकि अधिगम खरीदने का समान है। 3 नंबर, शिक्षण अधिगम तथा विद्यार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्रायः स्वयं के लिए होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक है जबकि शिक्षण में इतनी व्यापकता नहीं है। शिक्षण कार्य एक परक प्रक्रिया है जबकि अधिगम निष्पत्तिक परक प्रक्रिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 561 नंबर में पहुंच चुके हैं। 561 नंबर का
यहाँ पर हम लोग 561 नंबर क्वेश्चन जो है कि देख रहे हैं। 561 क्वेश्चन क्या कहता है, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। एक नंबर मतलब ए ऑप्शन शिक्षा प्रौद्योगिकी उपकरण का प्रयोग, बी ऑप्शन अधिगम के अंतरण हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना, सी विद्यार्थियों द्वारा दक्षता ग्रहण करने हेतु उन्हें कार्य सौंपना, और डी नियंत्रण परीक्षाएं आयोजित करना। ये क्वेश्चन आपका यदि देखिएगा तो यहाँ पर आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 2019 का ये सवाल है और ये इसका आंसर आपका जो होगा बी हो जाएगा। अधिगम के अंतर हेतु अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना, मतलब जितना अवसर बढ़ा सकते हैं विद्यार्थियों में उसको जो है कि करना है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने हेतु अधिगम के अंतरण के लिए अवसर बढ़ाने हेतु शिक्षण आयोजित करना सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। शिक्षण कार्य का आयोजन किए जाने से अधिगम की तीव्र गति से वृद्धि होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 562 में आ जाते हैं। अधिगम कर्ता व्यवहार की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण के अबोध स्तर पर संबंधित हैं। ए नंबर विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है, बी विद्यार्थियों तत्काल पढ़ाए गए तथ्यों को याद करता है, सी विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है, डी विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है, ए विद्यार्थी पढ़ाए गए पाठ को सही अनुक्रम में प्रस्तुत करता है। ये हम लोग का जो है कि हो गया सवाल और इसके जो है कूट में आंसर करना है। तो यहाँ पर कूट 4 प्रकार के दिए हैं। तो ए नंबर में आपका बोलता है ए बी और सी सही होगा, बी ऑप्शन में आपका बी सी और डी है, सी में है बी डी और ई, और डी में है ए सी और डी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ए सी और डी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार ये सब सही है। और ये क्वेश्चन जो है 2019 का पूछा हुआ सवाल है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अधिगम कर्ता व्यवहार की निम्नलिखित ऐसी विशेषता है जो शिक्षण के अबोध स्तर से संबंधित होती है। विद्यार्थी अपने स्वयं के शब्दों में तथ्य और सूचना देता है, विद्यार्थी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं उदाहरण देता है, विद्यार्थी अनेक तरीकों से अर्थ की व्याख्या करता है। बोध स्तर अबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी सी मोन्सरन है। इस स्तर पर तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषा आदि को समझना। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत इत्यादि को समझना। अबोध स्तर का मूल्यांकन ऋणात्मक प्रश्न, लघु स्तरीय प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। ये हम लोग का जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया 562। अब हम लोग जो है 563 नंबर का सवाल को देखते हैं। नीचे दिए गए अधिगम परिणाम की सूची में से ऐसे परिणामों को चिन्हित कीजिए जो उच्च स्तरीय परिणाम कहे जाते हैं। यहाँ इसको कूट में आंसर करना है। तथ्यों और नियमों का अधिगम, बी विश्लेषण और संश्लेषण क्षमता प्रदर्शित करना, सी जागरूकता, अनुक्रिया और मूल्यांकन, डी अनुकूलन, कार्य साधन और सटीकता, ए अभिव्यक्ति, सहजीकरण, एफ संगठन और चरित्रीकरण। अब यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन ए नंबर में आपका बताया गया है ए, ई और एफ सही हो जाएगा। बी में आपका है ऑप्शन नंबर बी में आपका ए, बी और सी है। सी ऑप्शन में आपका है बी, सी और डी है, और डी ऑप्शन में आपका ए, सी और एफ है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अधिगम परिणाम के अंतर्गत निम्नलिखित परिणामों को उच्च स्तरीय परिणाम कहा जाता है। 1 नंबर विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता प्रदर्शित करना, 2 अभिव्यक्ति एवं सहजीकरण, 3 संगठन और चरित्रीकरण। उपयुक्त परिणामों के फलस्वरूप एक अधिगमकर्ता के अंदर विषय की वस्तु की गहन जानकारी हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 564 में आ चुके हैं। 564 में क्या बोलता है, कक्षागत शिक्षण के संदर्भ में उस आधारभूत भूमि को क्या कहते हैं जिस पर अधिगमकर्ताओं के बीच सलेहील और परिपोषक संबंध बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए जांच पड़ताल, ऑप्शन बी शिक्षक की भावनात्मक, ऑप्शन सी संरचना निर्माण, और डी प्रतिपुष्टि। ये आपका क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका जो है व्याख्या को देखते हैं। कक्षागत शिक्षण के संदर्भ में जिस आधार पर अधिगमकर्ताओं के बीच सहने हिल और परिपोषक का संबंध बनाए जा सकते हैं, उस आधार भूमि को शिक्षक की भावनात्मक कहते हैं। प्रतिपुष्टि के माध्यम से अधिगमकर्ताओं को अपने अधिगम की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 565, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संज्ञानात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। अब हम लोग जो है इसकी जो है कि देखते हैं। एक नंबर में क्या लिखा है, दूसरे लोगों को स्वयं अपने संवेगों को समझना, स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, 3 चिंतन से विवेकपूर्ण होना, 4 स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना, 5 रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना, और 6 आपका अन्य लोगों के जैसे वे वैसा ही स्वीकार करना। ये अब यहाँ पर कोट में आंसर करना है। कोट के अनुसार ये जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मतलब 1, 4 और 6 आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। समानता ऐसी बुद्धि जिसके अंतर्गत व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष संवेदित क्षमताओं और शील गुणों असमुच्च होता है, उसे संज्ञानात्मक बुद्धि कहते हैं। एक अधिगमकर्ताओं को अपने जीवन को सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए संज्ञानात्मक बुद्धि का होना अति आवश्यक होता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्यों का सुगम पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। ए, संज्ञानात्मक बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने व दूसरे के विचारों व संवेगों को समझने का प्रयत्न करता है। 2, संज्ञानात्मक बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति स्थिति को अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करता है। और 3, संज्ञानात्मक बुद्धि द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में विभेद कर पाता है। इससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह अपने चिंतन क्रियाओं को निर्देशित करता है। 4, संज्ञानात्मक बुद्धि संवेगों को समझने, पहचानने तथा उनका उचित प्रबंधन करने में सहायक होती है। 5, संज्ञानात्मक बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार कर पाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 566 की ओर बढ़ रहे हैं। 566 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम कर्ता की सामाजिक विशेषता है। ए, संवेदिक प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, बी, चिंतन क्षमता, सी, संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति, डी, स्वयं को दूसरे के साथ संबंध करने की योग्यता। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इसमें से आपका जो है एक आंसर सही होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2019 में। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता अधिगमकर्ता की एक सामाजिक विशेषता है। अर्थात यदि एक अधिगमकर्ता सामाजिक होगा तो वह सहज भाव से ही खुद को दूसरों के साथ समायोजित कर लेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 567 567 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसका जो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी, एडागोजी, ऑप्शन सी, नृविज्ञान और ऑप्शन सी, मनोविज्ञान। तो इसको जो है हम लोग ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। एडागोजी जो है कि आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। अब हम लोग थोड़ा इसकी व्याख्या को देखते हैं और व्याख्या को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो व्याख्या में क्या लिखा है, एडागोजी वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 568 में आ चुके हैं। 568 तो इसमें क्या लिखता है, तो इसमें लिखता है शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए, जॉन डीबी, ऑप्शन बी, किलपैट्रिक, सी, फोरवेल, डी, एडगर डेल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया सवाल है। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव के शंकु सिद्धांत प्रसिद्ध शिक्षाविद एडगर डेल महोदय ने दिया है। इसके माध्यम से अधिगम में अधिगमतम इंद्रियों का प्रयोग करना समझाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है,
नीचे अधिगम की कुछ विशेषताओं सूचीबद्ध की गई है। इसमें से प्रभावी शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचानिए। अब यहाँ पर पहचानना है, तो यहाँ पर 1 नंबर में आपका लिखा है अधिगम का अध्यापक के प्रति सम्मान। 2 नंबर में लिखा है अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर। 3 अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। 4 अधिगमकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर। 5 अधिगमकर्ताओं के अंत वैकल्पिक संबंध का स्तर। 6 अधिगमकर्ताओं का समाज के बारे में दृष्टिकोण। तो ये आपका जो है अब क्या है, इसमें कूट में आंसर करना है, और ये सवाल आपका भी सवाल जो है कि 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका आंसर हम लोग क्या होगा यहाँ देखते हैं। तो इसका जो कूट में दिया गया है, तो इसके अनुसार ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मतलब 1 2 3 6 जो है आपका ये क्या है, 2 3 4 और 6 जो था वो आपका सही चीज़ था। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, प्रभावी शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें अधिगमकर्ताओं को सीखने के उच्चतम बिंदु पर होता है। प्रभावी शिक्षण में सहायक कुछ तत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर अधिगमकर्ताओं की मानसिक योग्यता का स्तर। 2 अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। 3 अधिगमकर्ताओं का अध्ययन में अभिरुचि का स्तर। 4 अधिगमकर्ताओं को समाज के बारे में दृष्टिकोण। और ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर का डी जो है कि आपका सही है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 570 में आ चुके हैं। नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान दीजिए जो कक्षा योजना की संरचना को अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची। 1 नंबर में आपका दिखा है विद्यार्थियों के ध्यान प्राप्त करना। 2 विद्यार्थियों के पूर्णकालिका ज्ञान। 3 अधिगमकर्ताओं को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। 4 अधिगम की पूर्ण अपेक्षा के रूप में सूचित करना। 5 ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना। और 6 वंचित उत्तर प्राप्त करना। यहाँ पर आपके इसके 4 जो ऑप्शन दिए हैं जो कूट में है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ए नंबर का ऑप्शन में आपका दिया है 1 2 3 और 4। ऑप्शन बी में आपका कहा गया है 1 3 4 और 6। ऑप्शन सी में आपका कहा गया है 2 3 5 और 6। डी में कहा गया है 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में सवाल पूछा गया था। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है, कक्षा योजना की संरचना के रूप में निम्नलिखित अनुदेशात्मक क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। 1 नंबर विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना। 2 अधिगमकर्ताओं के उद्देश्यों के बारे में सूचित करना। 3 अधिगम की पूर्व प्रेक्षितता के रूप में सूचित करना। 4 वांछित उत्तर प्राप्त करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 571 में आ चुके हैं। 571 क्या बोलता है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 571 को देखते हैं। 571 में लिखा है बोलते हुए सोचने की पद्धति। बोलते हुए सोचने की पद्धति 4 ऑप्शन आपके दिया गया है, 4 में से 1 सही है। पदार्थ के गौण स्रोत का भाग, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। सी प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिरक्षता परीक्षण की रणनीति। 4 डी वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है 2019 का ही है। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्यक्ति बोलते हुए सोचता है तो वह देखता है कि आगे उसे क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, की रणनीति पर विचार करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 572 जो आपको जो है मैचिंग है, और मैचिंग हम लोग सीधे जो है कि क्या करेंगे, व्याख्या में मिला देंगे। व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पर 2 मैचिंग है। आपका जो है स्मृति स्तर जो है सूचना स्मरण से मिल जाएगा। अबोध स्तर आपका दी गई संकल्पों के उदाहरणों के पहचान से मैच हो जाएगा। विश्लेषण स्तर आपका सूचना का कई भागों से पृथक्करण के साथ मिल जाएगा। और सृजन स्तर आपका नए नए विचार उत्पन्न करना जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 573 की ओर बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन नंबर 1